नमस्कार। बिहान इंडिया के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रसंग में आप सबका स्वागत है। भारत के आम चुनाव का परिणाम आ चुका है और इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच सरकार बनाने को लेकर बैठकों का दौर जारी है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक अनीश अंकुर जी। अनीश अंकुर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस ने शानदार प्रदर्शन किया और बीजेपी की जो मजबूत उपस्थिति है, राम मंदिर का जो नैरेटिव है, उस सारे नैरेटिव को तोड़ते हुए बीजेपी को समेट दिया और जिसके कारण बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से बीजेपी बहुत दूर रहा। कहा जाता है कि यूपी से होकर ही संसद का रास्ता निकलता है, लेकिन उसी तरह की परिस्थितियां बिहार में होने के बावजूद वही समीकरण इंडिया अलायंस जो कागजों पे दिख रहा था वैसे होने के बावजूद भी तेजस्वी यादव वो प्रदर्शन, यूपी के अखिलेश यादव जैसा प्रदर्शन दोहरा पाने में क्यों नाकाम रहे? बिहार में इंडिया अलायंस उतना बेहतर, जितना बात की जा रही थी उतना बेहतर प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाई? पीयूष जी, इसके 2-3 वजह। देखिए, इंडिया अलायंस की पूरी परिकल्पना बिहार से की गई थी। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो डाला गया था। पहला झटका इस इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार के जाने के बाद लगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये वीआईपी को लाके गठबंधन बनाने की कोशिश की। इसको 2 चीजों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पहला, एक इंडिया अलायंस का कोर जो सोशल बेस था वो था मुस्लिम और यादव, और इन दोनों कोर बेस को बीजेपी ने बहुत स्मार्टली एक पूर्णिया में पप्पू यादव का इस्तेमाल करके और सिवान में हिना शाह का इस्तेमाल करके इन 2 कोर वोटर्स को अस्थिर कर दिया। मतलब इंडिया अलायंस के ठोस सामाजिक आधार को अस्थिर कर दिया। अब देखिए, जिस तरीके से पप्पू यादव के पीछे पूरी भाजपा लॉबी खड़ी रही, वरना उनकी वहां जीत नहीं हुई, ठीक वैसे ही हिना शाह को, मतलब एक तो यादव को लाके, दूसरा एक मुस्लिम हिना शाह को लाके। अब देखिए, सारण में रोहिणी आचार्य की जो हार हुई, 10,000 से हार हुई, और बसपा का एक मुस्लिम कैंडिडेट ने लगभग 33 या 35,000 वोट काटे। एक जो ये दुष्प्रचार किया गया राजद के बारे में कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं देती है या इस तरह की बातें करती है, यूपी में यही स्थिति थी। वहां भी मुसलमानों को बहुत ज्यादा टिकट नहीं दिए गए थे। वहां भी वो परिवार के नाम पर वही अखिलेश के परिवार के कई लोग यादव के नाम पर थे, लेकिन अनसेटल नहीं किया गया था यहाँ। और यहाँ कुछ लोगों ने, पप्पू यादव जैसे लोगों ने और सिवान में हिना शाह, ऐसे लोगों ने उस पूरे गठबंधन को अस्थिर किया। और दूसरी बात जो इसके बारे में, लेफ्ट पार्टियों के बारे में हम लोग जो बातचीत कर रहे थे, इंडिया अलायंस में खास करके राजद ने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स का चयन किया, जिसका जैसे मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर में अजय निषाद, जो भाजपा के कैंडिडेट, भाजपा ने जिसको रिजेक्ट किया, वीआईपी को, मुकेश सहनी को भाजपा ने जिसको रिजेक्ट किया, वहां के रिजेक्टेड मांग को, रिजेक्टेड व्यक्तित्वों को अपने यहाँ काफी सम्मान किया। आप मधुबनी में देखिए, जदयू से जिसको टिकट नहीं मिला, एम ए फातमी को, ऐसे लोगों को आपने टिकट दिया। वाल्मीकि नगर में जिसको भाजपा ने टिकट नहीं दिया, उसको आपने टिकट दिया। तो ये जो मैसेज गया कि भाजपा में थे अजय निषाद, दीपक यादव, एनडीए गठबंधन के हिस्सा थे एम ए फातमी, ऐसे लोगों को आपने जो नहीं दिया, इसका एक बुरा असर है। मेरा अपना मानना है पीयूष, हम लोग लेफ्ट पार्टी पर बात, अगर उसने मधुबनी में सीपीआई को वो अगर सीट दी होती, तो वो गठबंधन को अमूमन लेफ्ट कार्डर्स, कम्युनिस्ट पार्टियों के कार्डर्स को, इसको और अच्छा मैसेज दिया होता और जमीनी स्तर पर और ज्यादा प्रभाव बना होता है। आपने लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स को चुनाव प्रचार से दूर करना और लेफ्ट पार्टियों को, खास करके सीपीआई को, उसके वाजिब हिस्सेदारी न देना भी मेरे ख्याल से इस सारी चीजों का मिला जुला असर रहा है। और माई समीकरण का अनसेटल होना, सबका योगफल कहें कि वो यूपी के परिणाम को दोहरा नहीं पाता। जी, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।